पुण्य नगरी समाचार में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। 16 अगस्त को शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा पर फिर से संकट के बादल छा रहे हैं। इस बार भी संकट का कारण कोरोना महामारी ही बन रहा है। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी भवन पर तैनात करीब 22 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। हालांकि बोर्ड की तरफ से इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद यात्रा को फिर से बंद किया जा सकता है। वहीं यात्रा पर आने वाले भक्तों की गिनती कम है। आपको बता दें कि बोर्ड ने जितने भक्तों की संख्या प्रतिदिन के लिए तय की है, उतने भी भक्त यात्रा पर नहीं आ पा रहे हैं। यात्रा को शुरू हुए आज चौथा दिन है। बोर्ड अपने कर्मचारियों के टेस्ट करवा रहे हैं। एहतियात भी बरती जा रही है। अभी तक पॉजिटिव आए 22 कर्मचारियों में 10 सुरक्षाकर्मी, 8 पुजारी और हेड पुजारी शामिल हैं। अभी भी 150 कर्मचारियों के टेस्ट आने बाकी हैं। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद वहां मंदिर निर्माण का काम तेजी से शुरू हो रहा है। वहीं रोहानी कस्बे के धन्नीपुर में मिली 5 एकड़ जमीन पर भी मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव अहतर हुसैन ने बताया कि जमीन पर मेटबंदी का काम शुरू कर दिया गया है। अहतर हुसैन ने बताया कि अगले 3 महीनों के निर्माण के शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका नाम धन्नीपुर मस्जिद होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मस्जिद का नाम अब किसी शासक या बाबर के नाम पर नहीं रखा जाएगा। मस्जिद के निर्माण में हर धर्म के लोग आर्थिक मदद दे सकेंगे। आर्थिक मदद के लिए खोले गए 2 अकाउंट में पैसे की लेन देन होनी और पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ये 2 बातें खोलने वाला है। इसमें से एक बैंक खाता सिर्फ मस्जिद के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए होगा, जबकि दूसरे बैंक खाते में मस्जिद परिसर में बनने वाले अस्पताल और रिसर्च सेंटर के लिए धन जमा किया जाएगा। ट्रस्ट के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने बताया कि लखनऊ में ट्रस्ट का नया ऑफिस भी जल्द खोला जाएगा और 25 अगस्त तक खाता खोलने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धन का सारा ब्यौरा ऑनलाइन रखने के लिए एक पोर्टल भी बनवाया जाएगा। इस काम के लिए कंपनी भी तय की जा चुकी है। वहीं अगली खबर, रेप के आरोपी बगोड़ा बाबा नित्यानंद ने अब देश में अपना अलग केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा शुरू करने का ऐलान किया है। गौर मतलब है कि रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद की भारतीय जांच एजेंसियां भी तलाश ही कर रही हैं, लेकिन वह अपने अज्ञात स्थान से नई घोषणाएं कर रहा है। इसे लेकर उन्होंने इंटरनेट पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें बताया है कि वह 22 अगस्त को बैंक के लिए औपचारिक मुद्रा जारी करेगा। बताते चले कि बलात्कार के आरोपों से घिरे बाबा नित्यानंद ने इससे पहले कैलासा नाम का अलग देश बनाने का दावा किया था। वहीं अब अपना केंद्रीय बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए एक देश से करार किया है। दरअसल सामने आए नए वीडियो में बाबा नित्यानंद ने कहा कि इस साल 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन अपने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की तरफ से औपचारिक मुद्रा जारी करेगा। मलयालम भाषा के इस वीडियो में नित्यानंद कहता है कि उसके केंद्रीय बैंक के सभी कार्य वैध हैं और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की आर्थिक नीतियां तैयार की गई हैं। उसने कहा गणपति की कृपा से जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा का सारा विवरण सामने आ जाएगा। अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों के बारे में 300 पेज का दस्तावेज तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस एजेंसी का प्रस्ताव 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। NRA वर्ष में 2 बार सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी, जो कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तरों पर आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं होगी और उम्मीदवार चाहे जितनी बार परीक्षाएं दे पाएंगे। आरंभ में एजेंसी SSC, RRB और IBPS की परीक्षाओं का आयोजन करेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों को इसके राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा जारी स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सभी अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनआरए की मंजूरी के साथ भारत में नौकरी तलाशने वाले उम्मीदवार जो विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के लिए कई परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अब एक ही ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा सीईटी के लिए उपस्थित होना होगा। वहीं अगली खबर, भारत की दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने हरियाणा सरकार का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी ने आरोप लगाया है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर सफल होने के बाद भी उनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन वादे के मुताबिक पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। साक्षी ने 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किए गए 29 खिलाड़ियों में से एक साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने वादे के मुताबिक उनको ना तो 500 गज जमीन दी है और ना ही सरकारी नौकरी। इतने सालों में सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। कुश्ती का ओलंपिक मेडल जीतने वाली साक्षी पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। इतना ही नहीं, रियो ओलंपिक में भारतीय एथलीटों के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच देश को पहला मेडल साक्षी ने ही दिलवाया था। इस उपलब्धि के 4 साल बाद भी पुरस्कार नहीं मिलने पर साक्षी ने निराशा जताई। उन्होंने कहा, राज्य के खेल मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, लेकिन वहां से भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार पर आरोप, यह पहला मौका नहीं है जब साक्षी ने हरियाणा सरकार पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। इससे पहले 2017 में भी साक्षी ने हरियाणा सरकार को इसी तरह के आरोप में घेरा था। तब साक्षी ने ट्वीट कर लिखा था कि मेडल लाने का अपना वादा उन्होंने पूरा किया, लेकिन हरियाणा सरकार कब वादा पूरा करेगी? हरियाणा सरकार अक्सर एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी इनामों का वादा कर रही है, लेकिन अक्सर राज्य सरकार पर वादा पूरा न करने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले युवा निशानेबाज मनु भाकर ने भी राज्य सरकार पर ऐसा ही आरोप लगाया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार बजटीय खर्च के लिए फंड जुटाने को कम से कम 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास इन बैंकों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स के जरिए मेजॉरिटी स्टेक्स हैं। कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठप हुई आर्थिक गतिविधियों की वजह से सरकार के राजस्व में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि ये बैंक पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार बैंकों के साथ सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके पूंजी जुटाना चाहती है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने अधिकारियों से कम 4 सरकारी बैंकों में सार्वजनिक हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा गया है कि इस प्रक्रिया को इसी वित्त वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए। मामले की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने बताया कि इन बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार की मंशा देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 5 करने की है। अभी देश में आईडीबीआई के अलावा 1 दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। आईडीबीआई में सरकार की 47.11%, जबकि एलआईसी की 51% हिस्सेदारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पुण्य नगरी समाचार के साथ। संभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद।